तो एवरीडे साइंस के नेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर करना है. तो नोट्स विजिबल है? Yes, sir. ओके. सी एज फार एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कंसर्न, हमारे पास करीब 92 एलिमेंट्स हैं. इन 92 एलिमेंट्स में से ज्यादातर हमारे पास मेटल्स हैं और सिर्फ 20 नॉन मेटल्स हैं. ये इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से इस तरह से, हमने पहले भी देखा था कि मेटल्स शाइनी होते हैं, फिर उनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, नॉन मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं. सो अकॉर्डिंगली वी आर सेटिंग अप मेटलॉइड्स. इन दोनों के बीच का एस्पेक्ट है जहां पे दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती हैं. प्रॉपर्टीज कैसी हैं देखिए. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी. जैसे हम देखते हैं आयरन एंड स्टील की थिन शीट्स बनाई जाती हैं, है ना. ऐसे ही प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी. तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये दोनों डेफिनेशंस आपने प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. हम देखते हैं गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है. वो क्यों बनती है, उसका ये सबसे बड़ा एक कारण भी है, क्योंकि इसको पतली पतली तारें बना के जाल उनके जैसे मर्जी यूज करते रहो आप. इट कैन बी डन. सो वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. इमेजिन, इतनी पतली तार बना सकते हैं. ठीक है. तो it is because of their malleability and ductility that the metals can be given different shapes. And since metals produce ringing sound, they can be called as sonorous. Sonorous, जैसे आप बेल यूज करते हो या रिंग यूज करते हो, जब वे हिट करते हैं एक दूसरे को तो साउंड क्रिएट करते हैं. दैट्स कॉल्ड sonorous. Okay. Sodium is a very reactive metal and it reacts vigorously with oxygen and water. इस वजह से सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं, बजाय कि पानी में या बंद कंटेनर में वैक्यूम सील में वो स्टोर नहीं होता. तो केरोसिन में स्टोर करने का कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि वो ना तो पानी के कांटेक्ट में आए ना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए. अगर आएगा तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा, इनफैक्ट एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है जैसे ही पानी या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, बर्न कर जाता है. So generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Non-metals इतने ज्यादा reactive नहीं होते पानी के साथ, metals ज्यादा reactive होते. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is very non-reactive or a very reactive non-metal. Essentially, इसको पानी में स्टोर करना पड़ता है क्योंकि phosphorus हवा के अंदर बर्न करता है. हमारी हड्डियों के अंदर फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट. तो वो कई बार जब बंदे को जला भी आते हैं शमशान में जाके और राख ठंडी हो जाती है, तो थोड़ी बहुत हड्डियां बचती हैं ना, वो भी जलनी शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे फॉस्फोरस हड्डियों वाला आपके कांटेक्ट में आएगा हवा में. है ना. तो जो इस तरह होता है तो कई बार देख के लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है. तो दैट हैपेंस. दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरस. Then it catches fire if exposed to air and hence it is stored in water. तो phosphorus को store करने के लिए पानी use होता है. And non-metals generally do not react with acids, but metal reacts with acid to produce hydrogen gas and burn with a pop sound. So ये हमने पहले भी एक reaction देखा था कि metal के salt बन जाएंगे, chloride, hydroxide, whatever, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस दूसरी तरफ रिलीज होगी एनवायरमेंट में. On burning, metal reacts with oxygen to produce metal oxide. They are basic in nature. तो सारी की सारी metal oxides जो हैं वो basic होती हैं. Non-metal oxides, on the other hand, they are acidic in nature. Then most metals produce acidic oxides जो आपने देखा when dissolved in water. अगर तो burn करते हैं और या ऑक्सीजन में प्लेस करते हैं तो जो ऑक्साइड्स बनेगी, जैसे रस्ट है, आयरन जो है उसको हवा में पड़ा रहने दीजिए, तो जो रस्ट बनेगी वो एक बेसिक ऑक्साइड बनेगी. अगर उसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो फिर जो ऑक्साइड बनेगी वो एसिडिक बनेगी. ठीक है. ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स, जैसे कि हमने ऊपर देखे. देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर, कॉपर, नायोबियम, ऐसे मेटल्स हैं. लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, so they are in fact used as heat shield in case of lead. Then metals that have high melting points such as gallium and cesium, इनको छोड़ के
बाकी मेटल्स आमतौर पे जैसे लेड है उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम एंड सीजियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। द टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम इन योर पाम इवन। एक हमारे पास लिक्विड मेटल भी है, वो है मर्क्यूरी। Alkali metals, lithium, sodium, and potassium are so soft that they can be cut with knife. Then they have low densities and low melting points. Mercury is the only metal which is found at liquid state in room temperature. गैलियम और सीजियम बन जाएंगे जब आप इनको अपने हाथ की गर्मी दोगे थोड़ी सी। रूम टेम्परेचर से थोड़ा गर्म रहेगा आपका हाथ, है ना, तो लाइक 28 डिग्री सेल्सियस। मर्क्यूरी नॉर्मली आपको रूम टेम्परेचर से लेट्स से 15 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको वो लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज वेरी लस्ट्रस। जैसे स्टील के अंदर कलर होता है वैसा ही इसका भी कलर देखिएगा आपको आयोडीन का। ओके, तो ये कुछ मेटल्स के साथ रिलेटेड फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स में याद रखने, स्पेशली दोज व्हिच आर ऑरेंज एंड ग्रीन एंड ब्लू मार्क्ड। ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। So what happens when the metals are Sir, burnt screen in got the air? stuck. हाँ जी। Sir, screen got stuck. Okay, just a minute. ये अभी ठीक है, अभी प्रेजेंट होगी। होल्ड ऑन, इज इट फाइन नाउ? No, sir. Now? Yes, sir. Okay. So chemical properties of metals. So what happens when metals are burnt in the air? So metal plus oxygen will become metal oxide, जैसे copper oxide, for example. Now metal oxides हमने पढ़ लिया, they are basic in nature, and there are some which are amphoteric oxides also. For example, metal oxides which react with both acids and bases produce salt and water are called amphoteric. कोई भी चीज जो एसिड या बेस दोनों तरह काम कर सके उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। आमतौर पे तो ये बेसिक है, लेकिन ये वीक बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। सो ये एक पॉसिबिलिटी है इनके लिए। एल्कलीज मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे सॉल्यूशंस। All metals do not react with oxygen at the same rate. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. इसलिए केरोसिन ऑयल में इनको स्टोर करते हैं। ये रिपीटिशन ऑफ फैक्ट है जो आपने पहले भी पढ़ा। ओके, कई बार कुछ मेटल्स के ऊपर कालापन सा आ जाता है, जैसे सिल्वर होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि वो थोड़ा सा काला हो जाता है पड़े पड़े। ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ भी होता है, जिंक के साथ भी होता है, बड़े सारे मेटल्स के सरफेसेस ब्लैक हो जाते हैं। उसका कारण है ऑक्साइड। तो उनके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है एट रूम टेम्परेचर, एंड दैट प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, बट एट द सेम टाइम it is that it changes color. Okay, then iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sparkled in the flame of the burner. So पूरा आयरन नहीं बर्न करेगा, लेकिन आयरन को, आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, छोटी बॉल्स आयरन की छोटी छोटी जब मिलती हैं वो बर्न कर जाते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ये एज इट इज रहेंगे, इसीलिए इन मेटल्स को यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। ये एज इट इज प्रिजर्व्ड रहेंगे, हाई टेम्परेचर में आप इनको ढाल सकते हो, फिर आगे इनको कास्ट कर सकते हो। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। तो कुछ कुछ चीजों के ऊपर हम बोलते हैं ना हार्ड एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर, ऐसे आपने पढ़ा होगा। कुछ चीजों के ऊपर ऐसे लिखा जाता है हार्ड एनोडाइज्ड, स्टील के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर कोई बर्तन होते हैं वो आप खरीदते हो तो वहां लिखा होता है। तो एनोडाइजिंग का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक लेयर बनाई है। उस लेयर से वो प्रोटेक्टेड रहेगा मेटल और हार्ड रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा हो जाएगी। This coat makes it further resistant to corrosion. During anodizing, a clean aluminium article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. तो उसकी aluminium oxide, क्योंकि your aluminium plus sulfuric acid will create aluminium oxide, will get oxidized.
So oxygen gas evolved at the anode reacts with aluminum to make a thick protective oxide layer. And this oxide layer can be dyed easily, giving aluminum articles an attractive finish. आमतौर पे black से color क्या कर देते हैं? Hard anodized. ठीक है? और उसको थोड़ा सा outstanding करने के लिए. So this is how the situation goes. Then what happens when the metals react with water? So metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. These are the two things that are produced. हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी इनको पानी से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. ठीक है, बट सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते. इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक मतलब हीट गिव ऑफ करते हैं, दैट इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर. तो हाइड्रोजन वैसे भी कंबस्टेबल है, तो सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालते ही आग लगने का सबसे बड़ा कारण हाइड्रोजन इवॉल्व होना है. ये प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपको आ सकता है डायरेक्टली. Calcium starts floating because of the bubbles of hydrogen formed stick to the surface of the metal. तो कैल्शियम का ऑक्साइड तो बनी रहा है साथ के साथ, उसका हाइड्रोजन गैस के बबल्स उसके साथ अटैच कर जाएंगे तो फ्लोट करेगा पानी पे. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, form magnesium hydroxide and hydrogen, and it also starts floating because bubbles of hydrogen gas stick to its surface. मैग्नीशियम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर रहे उस टाइम पे, बस उसके सरफेस पे स्टिक कर जाते. Metals like aluminium, iron, zinc do not react with cold or hot water. In fact, zinc तो हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए, याद है आयरन पाइप्स की, ताकि उनकी corrosion ना हो, रस्टिंग ना हो. एल्यूमिनियम भी इसी तरह से. Okay, but they react with steam, so metal oxide to form metal oxide and hydrogen. ये जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, उससे बेसिकली क्या होगा? अब हर मेटल ने क्या करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, दो पॉसिबिलिटीज हैं, Al2O3 और AlOH thrice. These are the two possibilities for aluminium once it is reacting with superheated steam. आपके प्रेशर कुकर के अंदर अगर वो एल्यूमिनियम का है तो इन दोनों में से कुछ बन रहा है. ये दोनों सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं ब्लड प्रेशर हिलाने के लिए. अगर आप एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन यूज करते हो हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ये इन दोनों में से कुछ बनने के चांस रहेंगे, और इन दोनों केसेस में आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज एल्यूमिनियम आयंस जो हैं वो एज इट इज ब्लड प्रेशर में गड़बड़ लेके आते हैं, कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आते हैं. नाउ मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. तो जो नहीं रिएक्ट करते वो याद रखें. ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो आपने अलग अलग देखी हैं, एज इट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको स्टेट सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में आराम से मिल सकते हैं. वेरी इजीली द यूपीएससी कैन आस्क, और इवन दी अदर एस्पेक्ट्स कैन बी गोइंग ऑन. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. देन व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. तो हमने पहले ही देखा कि एक मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बस आपने इतना याद रखना है प्रीलिम्स के अंदर इसमें. ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक एक्टिविटी सीरीज है कि कौन से ज्यादा है और कौन से कम रिएक्ट करेंगे. तो द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? ऐसे मैगैलेजन Fe. ठीक है, इसके बाद लेड, हाइड्रोजन, कॉपर ऐसे आते हैं. इनको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं एक्चुअली, अभी आगे देखेंगे. एक ये याद होना चाहिए, एक्वा रिजिया. ये क्या होता है? तो एक्वा रिजिया इज बेसिकली a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in 3:1 ratio. So 3 parts HCl and 1 part HNO3. इसको बोलते हैं एक्वा रिजिया. और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि एक्वा रिजिया के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से एसिड्स होते हैं. सो HCl और नाइट्रिक एसिड. ठीक है, it can even dissolve gold, and even though neither of these acids can do so alone. गोल्ड अदरवाइज रिएक्ट नहीं होता, लेकिन एक्वा रिजिया के अंदर गोल्ड डिसॉल्व हो सकता है. इट इज हाईली corrosive and fuming liquid, and it is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. कई बार गोल्ड को प्यूरिफाई करना होता है ना, तो भी हम इसको यूज करते हैं एक्वा रिजिया. ठीक है, क्योंकि वो गोल्ड को डिसॉल्व कर लेगा, इंप्योरिटीज रह जाएंगी, उड़ जाएंगी.
खत्म हो जाएंगे. Now, how do metal reacts with solutions of other metals or metal salts? So reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution or molten form. तो अगर सपोज कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम पोटेशियम जैसा, तो वो किसी लेट्स से सोडियम है और मैग्नीशियम क्लोराइड का कोई सॉल्ट है, इसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, ऐसे हो जाएगा. उसको बाहर निकाल दे, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से. ये चेक करने के लिए कि कौन सा किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स. तो उसके अंदर ये एक एक्टिविटी सीरीज होती है. ठीक है, ये एक्टिविटी सीरीज पोटेशियम सबसे रिएक्टिव है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर. यहां तक आपको याद रखनी चाहिए. ऐसे ही याद रखी होती है मेरी तो, नाका, मैगेलस एंड पीपी हकू. दैट्स द बेस्ट वे. उसमें आप ना तो इधर उधर जाओगे, एज इट इज याद रह जाएगी. ठीक है, इसी को एक स्पेलिंग वर्ड बना के याद रख लेते होते हैं साइंस में. दैट्स द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड. ठीक है, बचे 3, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड. वो तो लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, तो आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द मेटल इज मोर रिएक्टिव और एक्टिव एज कंपेयर टू द अदर. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट अगर ये दो आपस में मिल जाए तो. So we learned that noble gases, which are completely filled valence shell, show little chemical activity. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. तो हर मेटल क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि उसको आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, और बाकियों के केस में 8. ठीक है, अब हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ALMN इस तरह की शेल्स थी, है ना. तो नोबल गैसेस में हमारे पास हीलियम, नियन, आर्गन, सबके केस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सोडियम, फॉर एग्जाम्पल, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो इट वुड लाइक टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन and form Na+. Mg और मैग्नीशियम has 2 electrons in the outermost shell. उसका 12 है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8 और 2 रह गए. तो ये इस वजह से दोनों लूज करके Mg2+ इस तरह से आयन बनाएगा. एल्यूमिनियम में 3 है, ये तीनों लूज करके Al3+ इस तरह से आयन बनाएगा. ठीक है, पोटेशियम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 19 है, 2, 8, 8, 1 इस तरह से KLMN शेल में प्लेस हो जाएंगे, और ये इस वजह से K+ इस तरह से आयन बनाएगा, +1. कैल्शियम के अंदर 2 है, तो यू माइट हैव जज्ड इट राइट बाय नाउ, कैल्शियम 2+. अब नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 5 लूज करना मुश्किल है, 3 गेन करना आसान, इसलिए N3- बनाएगा. ठीक है, इसीलिए जब आप देखते हो ना नाइट्रोजन गैस जिसमें N और N आपस में इस तरह से शेयर्ड बॉन्ड बनाते हैं, ये नाइट्रोजन गैस अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है कि ये इनर्ट गैस जैसा काम करती है, और इसीलिए हम इसको जब चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि इट इज एज गुड एज इनर्ट गैस. ठीक है, ओके. देन ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन के अंदर देखिए बाहर 6 इलेक्ट्रॉन. 6 लूज करना मुश्किल है, लेकिन 2 गेन करना आसान है, इस वजह से ये O2- बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. ठीक है, अभी ऐसे ही फ्लोरीन है. फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो ये F-1 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. फॉस्फोरस, फिर से वही इशू है, P3-. सल्फर S2-. क्लोरीन Cl-1, लाइक दिस. अब आप ये प्लस और माइनस का अगर सिचुएशन देखेंगे, लेट्स से K+ एंड Cl-, दे हैव टू जॉइन टुगेदर. इलेक्ट्रिकली दे हैव टू रिमेन न्यूट्रल, सो एक एक ज्वाइन कर जाएंगे, KCl. ऐसे ही अगर Ca2+ और Cl-1 ज्वाइन करना है, तो Ca तो एक ही आएगा, और लेकिन Cl2 आएंगे, तभी जाके चार्ज बैलेंस होगा ना. तो इट विल फॉर्म CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे बनता है. तो ये जो फॉर्मूला भी बनते हैं ना, वो इन्हीं बैलेंसी के हिसाब से बनते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सोडियम और क्लोराइड दोनों में Na+ और Cl-1, तो प्लस माइनस
एक एक चार्ज कैंसिल हो जाएगा तो देयर विल बी अ न्यूट्रलिटी. अल्टीमेटली इट हैज टू बी न्यूट्रल फॉर इट टू बी स्टेबल, अदरवाइज नहीं तो स्टेबिलिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज होती है. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, आगे Yes, sir. बढ़ते हैं. Now sodium and chloride ion being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic forces. Electrostatic forces मतलब plus charge minus charge उसके बीच में of attraction to exist as sodium chloride. Then sodium chloride does not exist as a molecule but aggregates of oppositely charged ions. The compound formed in this manner by the transfer of electron from the metal to a non-metal is known as ionic compound or electrovalent compound. अब एक्चुअली जब ये फॉर्म हो रहा है तो हो क्या रहा है, देखिए एक Na है एक Cl है. Cl के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, सोडियम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है. तो ये प्लस और ये माइनस, एक्चुअल में सिचुएशन ये हो रही, सोडियम से क्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है. ऐसी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं या आयोनिक बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, आयंस के आपस में इंटरेक्शन की वजह से. और आयंस में हमने देखा है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दैट्स द सिचुएशन. तो यही रिएक्शन दिखाने का ये तरीका है कि सोडियम का क्या हुआ, एक सोडियम आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बन गया. ये जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था ये अलग हो जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर जाके ऐड होगा तो Cl माइनस बन जाएगा. सो दिस इज द सिचुएशन, दैट्स हाउ द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. लेकिन सोडियम क्लोराइड एक सिंगल ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता. सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल अगर मैं आपको दिखाऊं, NaCl क्रिस्टल, ये एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो यू विल फाइंड इट इज लाइक अ क्यूबिक क्रिस्टल लाइक दिस. एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कुछ ऐसा है, NaCl देन NaCl NaCl इस तरह से कनेक्टेड होता है. ठीक है, so this is how the sodium chloride crystal actually looks like. Fine, it is crystal structure of NaCl. So this sodium chloride, sodium chloride, sodium chloride, हर तरफ ऐसे जुड़ा हुआ. So this type of lattice is determined by considering only one type of atom, and NaCl being ionic compound, coordination number is 6. मतलब एक क्लोराइड एटम आगे कितनों से ज्वाइन करेगा, तो कंसर्न ये. ठीक है, एक सोडियम एटम कितनों से ज्वाइन करेगा, ये कंसर्न है. Then number of NaCl molecules per unit cell is 4. तो per unit cell कहने का मतलब ये एक यूनिट सेल बन रहा है इसके अंदर. And number of atoms per unit cell is 8. तो इस तरह से एक्चुअल क्रिस्टल्स बनते हैं, इनको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. खैर, ये क्रिस्टल लैटिस आपकी टेंशन नहीं है जब तक आप +2 केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, और वो आपको पढ़नी नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, जैसे नमक की प्रॉपर्टी कैसी है, नमक भी तो एक आयोनिक कंपाउंड है, NaCl. So they are solid and they are somewhat hard, but strong forces of attraction between positive and negative ions. These compounds are generally brittle, break into pieces when pressure is applied. जैसे ग्लास है ना. तो आगे देखिए, ionic compounds have very high melting point and boiling points because considerable amount of energy is required to break the intra-ionic forces of attraction. They are soluble generally, so they are soluble in water, but insoluble in kerosene और पेट्रोल. इसके अंदर एक बेसिक सा फिनोमिना होता है केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. आयोनिक कंपाउंड अगर होगा वो आयोनिक के अंदर डिसॉल्व करेगा. पानी भी तो आयोनिक है ना, H प्लस OH माइनस पानी के अंदर होते हैं, और NaCl भी आयोनिक है, Na प्लस Cl माइनस. तो बनेगा क्या डिसॉल्व होने के बाद, ये आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा. ठीक है, NaOH HCl इस तरह से सिचुएशन बनेगी, लेकिन एक्चुअल में कंपाउंड नहीं क्रिएट कर देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl. बस ये इसी तरह से रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आप याद कीजिए, जब हमने ये पढ़ा था कि लेट्स से HCl लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो एक फॉरवर्ड रिएक्शन होती है जिसमें एसिड प्लस बेस, ये हमने कल पढ़ा था, फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस H2O. याद है?
चलिए पढ़ा था आपने। तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्ट्रांग होगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा कुछ खास। लेकिन ये जब तक मैं पानी से इसको सेपरेट नहीं कर लेता, इसके क्रिस्टल्स नहीं बना लेता, तब तक ये Na+ और Cl- आयोनिक फॉर्म्स में रहेंगे सारे। ऐसे ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल ग्रीस है। अब कपड़े पे ग्रीस का स्टेन पड़ जाता है, हमें निकालने के लिए क्या चाहिए? सोप चाहिए। क्यों? सिंपली पानी से क्यों नहीं निकल रहा, वो वहां पे क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहा? सोप में क्यों डिसॉल्व हो रहा है? क्यों? क्योंकि सोप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी ग्रीस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोप इज नथिंग बट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। फैटी एसिड कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन कार्बन की बॉन्डिंग है। ऐसे ही ग्रीस में भी कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है। केरोसिन और पेट्रोल में भी होता क्या है? ब्यूटेन, सीटेन, एल्केन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, so that is the basic concern here. Ionic compounds will dissolve in ionic compounds, organic in organic compounds. तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता रहता है, उसके अंदर मिक्स क्यों नहीं हो जाता, यही कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, हाँ जी प्लीज। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि कार्बन से बने होते हैं? हाँ, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी। ओके सर। जैसे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और इवन जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेंजीन या उसके साथ मिलते जुलते। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं जिनको। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेंगे। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेंगे, या आयोनिक जिनको बोल देते हैं। Then conduction of electricity. So the conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ions which moves to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. ये तो जो electrolysis का process है हमने देख लिया था, prelims में ये याद रखना। Ionic compounds in solid state do not conduct electricity because the movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. अगर पानी होगा अवेलेबल तभी वो इलेक्ट्रोलिसिस हो पाएगी, तभी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सोडियम क्लोराइड का आपने अभी स्ट्रक्चर देखा, उसमें कोई इधर उधर हिलने की जगह तो है ही नहीं, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जाने की जगह नहीं है। जब पानी आएगा तो वो आयोनाइज हो जाएगा, Na+ अलग, Cl- अलग। फिर वो आयोन्स मूव कर सकते हैं इधर से उधर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से या तो इनको मेल्ट करना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या इनको पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देन अकरेंस ऑफ मेटल्स, हाउ आर दे एक्सट्रैक्टेड? आमतौर पे मेटल्स जो है ना वो अपने ऑक्साइड्स या कंबाइंड फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। इसीलिए अब जैसे यूएस में ना रिवर बेड्स के अंदर लोग आपको गोल्ड माइनिंग करते नजर आ जाएंगे। नदी के पास ऐसे छन्नी सी लेके खड़े होते हैं और वहां पे पानी के साथ बहते बहते गोल्ड भी आ रहा है कहीं से, क्योंकि जो पत्थरों के अंदर वो ट्रैप्ड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गोल्ड तो डिसॉल्व होना नहीं, पत्थर डिसॉल्व हो जाता है, तो नदी में ऐसे गोल्ड भी साथ साथ में आ रहा है। हैव यू सीन दैट? देयर आर मेनी वीडियोस ऑन दिस गोल्ड माइनिंग इन यूएसए। रिवर बेड्स यस, के आसपास। हाँ, मशीन का यूज करते हैं सर। हाँ, तो वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे मिट्टी निकलती है वैसे गोल्ड निकलता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रेविसिंग, इसके लिए प्रॉपर एक टर्म भी है। तो ये इस तरह से पानी के अंदर लगा देते हैं, वो गोल्ड चलता जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज। अदरवाइज ऐसे ओपन पिट माइनिंग भी है, उसके अंदर वो डेब्री रिमूव करते हैं बहुत सारी, फिर वो प्यूरिफाई करते हैं। एनी हाउ, copper and silver are also found in combined state, that is their sulfide or oxide, जैसे copper sulfide या copper oxides मिल जाते हैं। Metals at the top of the activity series, that is Kanaka, McCallison, are so reactive that they are never found in nature as free elements. ये किसी ना किसी के साथ combined या फिर oxide, hydride, sulfide कुछ बना के ही मिलेंगे। ठीक है, metals in the middle of the activity series, that is zinc, iron and lead, they are moderately reactive and they are found in the earth as oxides, sulfides and carbonates.
तो ये सबसे बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है एक तरह से, गोल्ड, सिल्वर, तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मिल जाते हैं आपको। कॉपर, प्लैटिनम, दे आर अवेलेबल इन फ्री स्टेट. So you will find the ores of many metals are oxides. This is because the oxygen is very reactive element and is very abundant on earth. अर्थ क्रस्ट के अंदर भी तो ऑक्सीजन अबंडेंस है, तो इस वजह से वो ज्यादातर आपको जो ओर्स मिलते हैं वो ऑक्साइड्स मिलते हैं. जैसे हमने आयरन के ऑक्साइड्स देखे, देयर इज हेमेटाइट, that is Fe2O3, and there is magnetite, Fe3O4. ये दोनों ऑक्साइड ही तो हैं आयरन के, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ठीक है, और ये इस तरह से अवेलेबल होते हैं. Only basis of reactivity we can group, on the basis of reactivity we can group the metals into following three categories: low, medium and highly reactive. वो आपने एक्टिविटी सीरीज पूरी देख ही ली है, नाकाम गैलेजन फिर पीबी हकू. ठीक है, तो जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं वो आपको नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे, किसी के साथ कंबाइन कम ही मिलेंगे. जिंक, आयरन और लेड, ये जनरली यू कैन रिड्यूस देम यूजिंग कार्बन, तो कार्बोनेट वगैरह होता है उसके अंदर ही डिसॉल्व मिलेंगे, ऑक्सीजन के अंदर मिलेंगे. ऊपर के जो मेटल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस एक बढ़िया तरीका है, तो इसके थ्रू इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. देन नाउ सी हाउ दे आर टेकन अप. सो ओर जब भी मिलती है तो पहले उसकी कंसंट्रेशन करते हैं, मतलब उसका मिट्टी वगैरह जो है वो हटाते हैं, वॉश कर लेते हैं ओर को. उसके बाद अगर मैग्नेटिक ओर है तो उसको मैग्नेट से अलग कर लेते हैं, कैसे भी, तो यू ट्राई टू कंसंट्रेट द ओर. देन मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जैसे हमने अभी देखा पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक. So they can be electrolysis of a molten ore and this creates a pure metal. अगर मीडियम रिएक्टिविटी का हो, जैसे आयरन, लेड, कॉपर, तो फिर क्या करेंगे, अगर तो इनका कार्बोनेट है तो उसकी कैल्सिनेशन करेंगे. कैल्सिनेशन कहने का मतलब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास ऑक्साइड बन जाएगा. ऑक्साइड को फिर रिड्यूस करके आपके पास प्योर मेटल आ जाता है. ऐसे ही अगर सल्फाइड हो तो उसकी रोस्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, उसका ऑक्साइड बनेगा, उसको फिर रिड्यूस कर लो, फिर प्योर मेटल आ जाएगा. लो रिएक्टिविटी के सल्फाइड ओर्स बना लेते हैं, जैसे गोल्ड सल्फाइड बनाया जा सकता है, सिल्वर सल्फाइड बनाया जा सकता है, फिर उसकी रोस्टिंग करते हैं, फिर मेटल बनता है. रोस्टिंग के बाद सेम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एंड फिर उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं. तो गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में ये सब यूज होता है. नाउ इसके पूरे स्टेप्स क्या हैं आपको नहीं चाहिए, क्योंकि मेटलर्जी आपका पर्टिकुलरली सिलेबस में नहीं है. कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ने हैं, वो क्या है देखिए. मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, यू नो ऑलरेडी. ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन. गर्म करके ही ये मेटल प्योरीफाई हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिनेबार इज मर्क्यूरी सल्फाइड इज एन ओर ऑफ mercury. When it is heated in the air, it first gets converted into mercury oxide, roasting जिसको बोलते हैं. Mercury oxide is then reduced to mercury by further heating. Oxide जो है वो निकल जाएंगे उसमें से, उड़ जाएगा ऑक्सीजन, mercury आ जाएगा पीछे, ठीक है. So that is one example. बस इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने आपने इसमें, आगे आ जाइए. रोस्टिंग किसको बोलते हैं? So sulfide ores are converted into oxides ore by heating strongly in the presence of excess air. This is called as roasting. Calcination किसको बोलते हैं? Carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in limited air. This is called as calcination. Okay. The metal oxides then reduced to corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, zinc oxide when heated with carbon is reduced to zinc, और जो बचा है वो कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा, कार्बन के साथ मोनोक्साइड बन जाएगा, कुछ भी होगा. Besides using carbon or coke to reduce metal oxides to metal, sometimes displacement reaction can be used. अब ये जो कोकिंग कोल, कई बार आप ना टर्म पढ़ते हो, ये प्रीलिम्स में चाहिए आपको, कोकिंग कोल. स्टील की या आयरन की रिफाइनमेंट में ये यूज होता है. हमारे पास आयरन की जो Fe2O3 वाली ओर है, उसको हम कोकिंग कोल के साथ, कार्बन के साथ हीट करते हैं,
heat strongly, and then you get iron. This is the way we create iron from iron oxide in India. ये कोकिंग कोल लेकिन जो है ये हाई प्योरिटी का कार्बन होना चाहिए, 90%, 95%. इसको हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से. इसको एंथ्रासाइट बोलते हैं, हाई प्योरिटी कार्बन. ठीक है, पीट, लिग्नाइट एक्सेट्रा, ये सब कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हैं बेस्ड अपॉन कितने परसेंट कार्बन है उसके अंदर. देन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज नहीं चाहिए हमें मेटलर्जी. हमने इलेक्ट्रोलिसिस देख लिया, बस वही हमारे लिए काफी है कि इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए मेटल आपको किस तरफ मिलेगा? कैथोड के ऊपर. कारण क्या है? कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. मेटल्स की एक क्वालिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन गिव अप करते हैं, तो पॉजिटिव ही बनेगा तो हमेशा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. इधर आपको एक गैस मिल जाएगी एनोड के ऊपर, जो भी क्लोरीन है या हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो जो भी है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वैसा गैस मिल जाएगा. कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा, लाइक दिस. ठीक है, so electrolytic refining, so many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold are refined electrolytically. Impure metal is made the anode. Thin strip of pure metal is made the cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. On passing the current, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. Equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. तो हमने जो प्योर मेटल कैथोड बनाया था उसके ऊपर और ज्यादा प्योर मेटल जाता रहेगा. ठीक है, और जो इम्प्योर मेटल था जिससे हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसको एनोड बनाया था, तो वहां से वो डिसॉल्व होता चला जाएगा. तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में जो आपने एनोड बनाया था, फिर इसको एनोड को रिप्लेस कर दें. ओके, soluble impurities go into the solution, insoluble settle down, and that is called as anode mud. तो ये भी याद रखना प्रीलिम्स के लिए, एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना. गोल्ड वगैरह की एक्सट्रैक्शन ऐसे करते हैं, कॉपर की ऐसे करते हैं. ठीक है, देन कोरोजन. कोरोजन का मतलब होता है खराब होना. सो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर दे आर एक्सपोज्ड टू द एयर. दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड कोटिंग. तो सिल्वर सल्फाइड कोटिंग की वजह से वो काला पड़ जाता है. ठीक है, आमतौर पे कई बच्चे सोच लेते हैं सिल्वर ऑक्साइड, नो, इट इज सल्फाइड. मैं जब दिल्ली में था कुछ देर के लिए, समवेयर इन 2010 to 2012, एट दैट पॉइंट तब भी मेरे ना ये कड़ा पहना होता था सिल्वर का, और अभी तो ये सफिशिएंटली सिल्वर है. ठीक है, जब दिल्ली में था तो ये बिल्कुल काला था. मैंने यहाँ के साफ कराया एक दो बार, पिटी हुआ. तो कारण क्या था वहां पे दिल्ली के अंदर ना, योर pollution is this high, sulfur dioxide and everything, कि in general if you go out wearing silver, within a month, 2 months down the line, it will become silver sulfide. On the top layer it will be there. ठीक है, इधर चंडीगढ़ में तुम पहन के रखो तो काफी देर तक वो वैसे का वैसे रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. Okay. When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. हमने बड़ी बार देखा कि जो तांबे के बर्तन होते हैं थोड़े से हरे से हो जाते हैं. क्यों? The green material is copper hydroxide and copper carbonate. ये जो हवा के अंदर नमी है, पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ मिलके ऐसा हो जाता है. हरे से रंग की ये दोनों सॉल्ट जो हैं जो उसके ऊपर बन जाएंगे, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ग्रीन इन कलर होते हैं. आमतौर पे कॉपर सॉल्ट की ये क्वालिटी है कि वो ग्रीन इन कलर होगा. ठीक है, iron when exposed to moist air for a long time acquires a coating of brown flaky substance that is called rust. रस्टिंग के बाद आयरन खराब हो जाता है. इरिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है. ओके, प्रिवेंशन ऑफ करोजन. तो हमने पढ़ा या तो तुम पेंट कर दो, ऑयल ग्रीस कुछ लगा दो. उससे क्या होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन इसलिए नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन, वाटर, इन सब के साथ वो कांटेक्ट में नहीं आएगा. गैल्वेनाइजेशन है, उसके ऊपर एक जिंक की लेयर जब लगा देते हैं आयरन या स्टील के ऊपर तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है, गैल्वेनाइज हो जाता है. ठीक है, ये जब तक जिंक कोटिंग है तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद खराब हो जाएगा. अलॉइंग, सो अगर सपोज हम उसको निकल के साथ अलॉय कर देते हैं तो भी वो काफी देर तक ठीक रहेगा. ठीक है, बट if it is mixed with a small amount of carbon, it becomes hard and strong. तो कार्बन स्टील बनता है, निकल, क्रोमियम और कार्बन के साथ हम
स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी रस्टिंग नहीं होती। तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं। निकल, क्रोमियम प्लस a little bit of carbon is also there. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. Okay? तो alloy क्या होता है पता होना चाहिए। ऐसी ब्रास भी एक alloy है, that is copper and zinc, जो मंदिर की घंटियां ब्रास की होती है, ठीक है। ब्रॉन्ज एक alloy है, that is copper and tin। तो ये प्रीलिम्स में पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ से बन रहा है। एक हम 22 कैरेट गोल्ड BIS मार्किंग के साथ आजकल आता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मार्किंग के साथ, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज alloyed with 2 parts of either copper or silver, ये मतलब है उसका, ठीक है। So it is if one of the metal is mercury, then the alloy is called as amalgam। अगर mercury के साथ कोई भी alloy बनाते हैं तो उसको amalgam बोलते हैं। तो प्रीलिम्स में ये भी याद रखना अलग से। सोल्डर, वो जो टांका लगाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होता है, so that's the alloy of lead and tin। This has a very low melting point। सोल्जरिंग वायर आती है वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, तो दैट इज सोल्जर। तो प्रीलिम्स में ये वाले इंफॉर्मेशन याद रखनी है। दिस इज एवरीडे साइंस इन एक्चुअल थिंग, so this is the questions that they are asked। Okay? Then iron pillar near Qutub Minar in Delhi was made in 400 BC by iron workers of India। आज तक इसके ऊपर कुछ खास रस्टिंग नहीं हुई। So they had developed a process which prevented wrought iron from rusting, is likely because of the formation of a thin layer of magnetic oxide on the surface as a result of finishing treatment given to the pillar, painting it with a mixture of different salts and then heating and quenching। तो वो एक आयरन ऑक्साइड की लेयर बनाते थे ताकि फर्दर रस्टिंग ना हो। आज तक भी रेस्ट नहीं हुआ आयरन पिलर इन कुतुब मीनार, ठीक है। इस पिलर की भी स्टोरी है। ये पिलर को सीधा गाड़ने की कोशिश कर रहे थे और ये सीधा खड़ा नहीं हो रहा था पिलर, ठीक है। और इस वजह से इसका कारण ये पाया गया कि इसके नीचे की मिट्टी जो है वो ढीली है, ठीक है। और इसी वजह से दिल्ली का नाम ढिल्ली या दिल्ली जो भी वो इस वजह से पड़ा, ठीक है। तो आयरन पिलर एट कुतुब मीनार। This one. So even today it is not rusted, this iron pillar, and this is what they were trying to make stand straight। उनको फिर पूरा एक सीमेंटेड पेवमेंट टाइप कुछ बनाना पड़ा, फिर जाके इसको स्ट्रेट स्टैंड करवा पाए। ठीक है। अभी बेस से देखिए थोड़ा सा आपको कलर चेंज लग रहा होगा, लेकिन ऊपर बिल्कुल ठीक है। बेस का कलर चेंजिंग का कारण क्या है? मॉइस्चर इन द ग्राउंड, गीली मिट्टी, ठीक है। ओके। तो समरी में वही सब है जो आपने ऊपर देखा अभी। सो फॉर रीडिंग, नेक्स्ट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। The amount of carbon present in the Earth's crust and its atmosphere is quite meager, बहुत कम है, hardly 0.02% in the form of minerals, that is carbonates। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, that's HCO3, coal and petroleum। In atmosphere it is hardly 0.03%। तो थोड़ा सा ही कार्बन है हमारे पास, ठीक है। बॉन्डिंग इन द कार्बन किस तरह से होती है? अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए? आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, इट इज 6, ठीक है। 6 की वजह से अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी? 1s2 2s2 2p, कितना? 4 2 या 4? 2 4 6। आपने तो 6 बताया था मुझे कार्बन का, कितना है? 6 ही है ना एटॉमिक नंबर? हाँ जी सर 6 ही है। हाँ 6 ही है, ठीक है। तो 6 इस तरह से स्टैब्लिश होते हैं। लेकिन अब इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है? जब बॉन्डिंग होती है ना, एक प्रेफरेंस है कार्बन के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं। हाफ फिल्ड कहने का क्या मतलब? अब हमने पढ़ा था कि पी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इसकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हुई 6, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हुई 3।
ठीक है, तो ये s सबशेल में से एक इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगी 1s2 2s1 2p3 इस तरह से। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो 4 बन जाती है। आउटर मोस्ट शेल में अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 जगह पे बॉन्ड करने की कोशिश करेगा। इसको अगर अलाइन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं s p d, इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 आ सकते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमने पढ़ा था 1 2 3 4 लाइक दिस। नाउ दिस इज 5 कंपार्टमेंट्स। तो इससे पहले है 1s2, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए इस तरह से। 2s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हुआ और बाहर चला गया। दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz। तो ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे भी ऐसे 3 बन जाएंगे। अब ये 4 अलग अलग चीजों से अटैच कर सकता है अपने आप को। तो जैसे कि आप अब फॉर एग्जाम्पल कार्बन का कोई भी कंपाउंड बनेगा, अगर मीथेन बन रहा है CH4, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है टू फॉर्म +1। +1 कैसे बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देना है उसको, है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा। ऐसे ही एक और H+ अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक और H+ अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक और H+ अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो ये बना CH4 मीथेन। ठीक है, ऐसे ही लेट से आपको CHCl3 बनाना है, तो क्या होगा, ये H की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 3 जगह पे Cl आ जाएंगे उनके साथ। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं। यहां पे आयोनिक बॉन्ड्स नहीं बनते, यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कोवैलेंट मींस शेयर्ड वैलेंसी। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ना कि आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में हो उनकी शेयरिंग होते हैं। कोवैलेंट, बोथ आर शेयरिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उनमें से एक एक्स्ट्रा इधर से शेयर कर लेगा अपनी तरफ और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्लोरीन विल बिकम स्टेबलाइज्ड। तो बिकॉज ऑफ दैट इट विल फॉर्म CC। एक तरह से देखा जाए तो 4 भी आ सकते हैं, CCl4 भी बन सकता है, लेकिन 4 थोड़ा सा मुश्किल अनस्टेबल बनेगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3 थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, तो कार्बन के आसपास 4 को सिमुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहले तो ये समझ आया कि ये आयोनिक बॉन्ड अलग होता है और कोवैलेंट बॉन्ड अलग होता है। आयोनिक के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना, ठीक है, कोवैलेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी। इज दैट मच क्लियर? Yes, sir. So ionic compounds will have high melting and boiling point, conduct electricity in solution or molten state. But most of the carbon compounds are poor conductors of electricity because यहाँ पे ionic bond है ही नहीं, इधर तो covalent bond है। From the data of boiling and melting points above, we can conclude that the force of attraction between these molecules is not very strong. Covalent bond में sharing of electrons है और ये bond इतने strong नहीं होते। So since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. So they are covalent in nature. Atomic number of carbon is 6. I just showed you कि electrons उसके कैसे configure करते हैं और कैसे वो एक इस तरह का ion बनाता है. It could gain 4 ions, but it is very difficult for the nucleus with 6 protons to hold 10 electrons and that is 4 extra electrons. तो इस वजह से वो गेन करने की बजाय C4 माइनस बनाने की बजाय या C4 प्लस बनाने की बजाय शेयरिंग के ऊपर ध्यान रखता है। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना दोनों ही मुश्किल है, मिडिल ऑफ द ऑर्डर आ गया ना, इसलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक तरीका बनता है और कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है।
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, जो उसके ग्रुप के अंदर सारे ही हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में सब में सेम ही स्टोरी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए सिलिकॉन भी, आप जितने भी सिलिकॉन चिप सर्किट्स में यूज करते हो, वो क्यों कर पाते हो? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है। याद है हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बोलने के पीछे कारण ये है कि आप इसको जैसा मर्जी बिहेवियर करा लो, अगर आप उसके अंदर थोड़े इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो नेगेटिव बिहेव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे पॉजिटिव बिहेव करेगा, इसीलिए वो दोनों तरफ काम कर लेता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। Not just carbon, but many other elements or molecules form molecules by sharing of electrons in this manner. The shared electron belongs to the outermost shell of both atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration. कार्बन का भी भला हो जाता है, जो जुड़ने वाला है उसका भी भला हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास HH, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हाइड्रोजन गैस बन पाती है। इसमें भी आयोनिक नहीं है, ये मॉलिक्यूल कोवैलेंट है। ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास इसी तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल कोवैलेंट बॉन्ड से बन पाता है। नाइट्रोजन में भी सेम स्टोरी है, ट्रिपल बॉन्ड बन पाता है, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। कार्बन के अंदर इट इज टेट्रावैलेंट, सो इट मेक्स 4 सिंगल बॉन्ड्स लाइक दिस, और इट कैन मेक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इट कैन मेक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड 1 मोर बॉन्ड, हियर इट कैन मेक 2 मोर बॉन्ड्स। इस तरह के 3 तरह की पॉसिबिलिटीज इसकी बन पाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एल्केन्स, जहां पे कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हो। दिस इज कॉल्ड एल्कीन, जहां पे एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, एंड दिस इज कॉल्ड एल्काइन, जहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो और बाकी 2 एक एक सिंगल बॉन्ड भी हो जाए। इस तरह की सिचुएशन को, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें बेंजीन रिंग या ऐसा सर्कुलर रिंग, पेंटेन रिंग भी हो सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ऐसी भी हो सकती है। This basically means carbon and it can be connected to other things also. That's the situation here. ठीक है, और इसमें इस तरह से बॉन्डिंग होगी। जब हम रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं। बेंजीन रिंग 6 हेक्सागोनल रिंग होती है, वो इस तरह से बन जाती है, C6H6 बोलते हैं। तो इट इज कार्बन 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 कार्बन, C6 H6, everywhere is hydrogen, each one is hydrogen। और इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो इस तरह से ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स चेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन टू स्टेबलाइज द इंटायर रिंग। रोटेशनल रहेंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में ऐसे शेयर करते रहेंगे बार बार। दैट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द बेंजीन रिंग, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, so carbon is a very interesting aspect, and that's why there is an entire branch of chemistry dedicated to all this alkanes, alkenes, alkynes, and aromatic compounds, that is called organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी के पूरा ब्रांच है जो इसके साथ ही डील करता है। ओके, द टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। So such bonds which are formed by sharing of electron pair between 2 atoms is called covalent bonds। शांति, इतना ही बहुत है। Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds with the molecules or within the molecules, but intermolecular forces are small। कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस कहीं टूट नहीं रही आपस में, बस इनकी लेकिन फोर्स आपस में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। Electrons are shared between the atoms, no charged particles are formed। Such covalent bonds are generally poor conductors of electricity। क्योंकि आयन्स नहीं है ना, इस वजह से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है बहुत अच्छे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नहीं होते। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली कार्बन के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है वो बात है। एक तो है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, इट इज लाइक दिस, इट्स अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और आपस में उसकी अट्रैक्शन है। एक है डायमंड, दिस इज कॉल्ड अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर।
एक है बकमिनिस्टर फुलरिन, इट इज कॉल्ड 60 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज 60 कार्बन एटम्स बीइंग जॉइंड टुगेदर, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स में कार्बन जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, ओके। लेट्स सी। So in diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, and this forms a rigid 3-dimensional structure, and that's why it is the hardest element known. On the other hand, graphite, each carbon atom is bonded to 3 carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. और graphite को हम as a grease भी use करते हैं, ठीक है। So one of these bonds is double bond, and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by hexagonal arrays like this, एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये वाली, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और इस स्लाइडिंग की वजह से ये सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट। आपका जो पेंसिल का लेड है अंदर काला सा, जिसके वजह से आप लिख पाते हो, वो भी ग्रेफाइट का है, और वो सॉफ्ट होता है। आप उसको हाथ से भी थोड़े जोर से मसलोगे तो वो हाथ के ऊपर आ जाएगा। उसको एज अ ग्रीसिंग मटेरियल भी यूज करते हैं रेलवेज के अंदर, ठीक है। डायमंड के अंदर लेकिन ऐसा नहीं है। डायमंड के अंदर एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कार्बन 4 एटम से जुड़ा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट 3-dimensional स्ट्रक्चर, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन, ओके, naturally occurring. Then these two different structures result in diamond and graphite, which have very different physical properties, even though same chemical property. बना तो कार्बन का ही है, लेकिन physical property अलग है। Diamond is the hardest substance known, while graphite is smooth and slippery. Graphite is a very good conductor of electricity, unlike other non-metals, but diamond is not a good conductor. Okay. Diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. आजकल हम जो बजट 2023-24 में निर्मला सीतारमन ने बात कही है, वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। Heard of that? इंडिया में ना ज्यादातर डायमंड इंपोर्ट होता है। अब हम लैब ग्रोन डायमंड्स मतलब बना रहे हैं। डायमंड का एक बेस्ट क्वालिटी है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बहुत शाइन करता है लाइट को, ठीक है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और स्ट्रेंथ है, हार्ड मटेरियल है। लैब ग्रोन डायमंड के अंदर ये दोनों क्वालिटीज है, यू कैन नॉट मेक आउट वन फ्रॉम द अदर। तो लैब ग्रोन डायमंड इट इज एज गुड एज द नेचुरली अकरिंग डायमंड। तो उससे क्या होगा कि एक तो उसकी कॉस्ट आपको कुछ भी नहीं पड़ेगी लैब ग्रोन डायमंड की, ठीक है। और अब देखिए लैब ग्रोन डायमंड की रिंग्स, इतना बड़ा डायमंड अगर लेना हो नॉर्मल जाके आपको, तो क्या ही प्राइस पड़े, ठीक है। So these are synthetic diamonds or lab grown diamonds. Very efficiently they are made, and it has a good structure. कुछ नहीं हो रहा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को। Have a look. Hold on. Might not be audible just now. Now it's audible. Forever. But it's only relatively recently that gems like these have been a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. But this massive industry doesn't exactly have a flawless reputation. For years, diamonds have been linked to conflict and corruption. And now consumers can buy ones grown in a lab for a fraction of the cost. So is this the future of diamonds? Or will the glamour and romance of natural diamonds last forever? It took billions of years for diamonds to form beneath the Earth's crust before they were discovered in India. Cutting and polishing brought the rough stones to life and gave them value. Diamonds soon adorned nobles and royals and were prized by India's colonial rulers, the British. For centuries, it was thought that India was the only source of diamonds, until gold miners accidentally discovered some in Brazil. But it was an event in South Africa around 1867 that changed the game forever. The story goes that a 15-year-old boy discovered a 21-carat diamond on a riverbank. No one expected to find diamonds in that area. This discovery sparked a rush of prospectors to the region. There's something like 50,000 people who suddenly appear in the middle of essentially nowhere. One of them was Cecil Rhodes. That's the same Cecil Rhodes who has been the subject of protests in recent years because of his colonial legacy.
Back in the 1880s, he created the De Beers Mining Company, a name that would soon become synonymous with diamonds. आज भी De Beers सबसे बड़ा diamond agent है world over. The company bought out its competitors and eventually controlled the Kimberley mine, also known as the Big Hole. By 1888, miners had extracted $450 million worth of diamonds, more than $13 billion today. And by the early 1900s, De Beers controlled 90% of the world's diamond production. That meant it could also control the price. Here's how it worked. De Beers created what was called a diamond syndicate in London. It sold rough diamonds to the syndicate, which could limit the global supply to inflate prices. The syndicate is absolutely key to a highly profitable industry. That's why diamonds remain so high in price, well, right up really until present-day times. And while Rhodes and others amassed enormous wealth, Black South African miners earned about $5 per week in 1888. They also worked in dangerous conditions and were forced to live in unsanitary mining compounds, where disease was an even bigger threat. Production rose to 15.2 million carats in 1950, as prospectors discovered diamonds in countries like Angola and Sierra Leone. You may have to sort through a truckload of earth before you find one, but just one decent-sized diamond could set you up for life. But most of these mines were controlled by European companies. In other words, it was foreigners who were reaping all of the rewards. And demand kept rising. But diamond engagement rings still weren't that popular. In fact, only 10% of American brides had one in 1940. An ad campaign from De Beers soon changed that. A diamond is forever De Beers. That's how you create a brand value. That's how you create a demand for something which is not essential. Ad campaigns. The message was clear. If you loved someone, only a diamond would do. Essentially, what De Beers did is said, we want to approach everybody, not just the Elizabeth Taylors of the world. We want to approach people that are middle class. It worked. 5 decades after the campaign started, 80% of brides were engaged with a diamond. And get this, De Beers was not only telling couples what to buy, but how much they should spend. How else could 2 months' salary last forever? And in the late 90s, 2 months of an average salary was almost $5,000, or more than $8,000 today. But behind all the romance, another story of diamonds was unfolding. More and more unregulated mines were beginning to feed diamonds into the market. And in countries like Sierra Leone, militia groups used diamonds to fund brutal civil wars. They were called blood diamonds because a lot of people lost their lives. They were killed, they were maimed, they were injured by rebels who were seeking to control the diamond mining sites. Violent conflict tainted an industry that took pride in an image of purity. Diamond is a pure product. It's not something that we like to have any association with bloodshed or anything of that kind. In 2002, governments and mining companies made an effort to clean up the supply chain. The Kimberley process was established to fight against the use of diamonds in buying arms of war and fueling conflict in those situations where there are rebel movements. But blood diamonds had already attracted Hollywood's attention. That diamond could be priceless! We split it and you get your family. What's it gonna be, yes or no? Yes or no? The 2006 blockbuster starring Leonardo DiCaprio put the diamond industry on edge. What is particularly disturbing is it shows the awful period of the conflict. Our goal was not to discourage people from buying diamonds or wearing diamonds. It was really to shine light on the way the Western companies do business in Africa. Activists hoped it might make a difference. And we're trying to create a world where people can go in and buy diamonds and know that those diamonds don't have blood on them. Demand didn't really change, but De Beers had other problems. In the early 2000s, the company pleaded guilty to price fixing. A few years later, it paid almost $300 million to settle class action lawsuits accusing it of allegedly overcharging for diamonds. De Beers could no longer operate as a monopoly, and its century-long reign as the world's largest diamond producer was coming to a close. In 2014, the Russian company Alrosa became the biggest diamond supplier. Since then, De Beers' revenue has declined by more than half. And now there is another threat to the diamond industry. Diamonds, the ones that are grown in a lab.
Unlike moissanite or cubic zirconia, lab-grown diamonds are chemically identical to the ones that come from a mine. There's almost no differences between lab-grown diamonds and mined diamonds. One is just manufactured and the other one comes from the earth. Diamond Foundry in California has been growing diamonds since 2015. It all starts with a diamond seed. And it can be a mined diamond or a lab-grown diamond that you start the process from. Lasers slice the diamond into thin layers. These seeds go into a plasma reactor that's as hot as the outer layer of the sun. It takes just a few weeks to go from this to this. You can see it's kind of in its rough form, just like you would find in the earth. In fact, if you saw it, it looks like a pebble or stone that you might see on the sand and beach. You wouldn't necessarily recognize it. Jewelers cut and set the gems, which are then sold under the company's brand Vray. A 2-carat ring like this costs around $4,000. That's less than 1 month of today's average salary in the US. We're creating this kind of absolutely gorgeous. It's at a kind of more affordable price point, so it's kind of an accessible luxury. And it's a growing market. In 2010, less than 10% of consumers knew about lab-grown diamonds. But in 2018, consumer awareness had grown to over 50%. Experts estimate the market volume will grow to 19.2 million carats in 2030, as retailers like Pandora are swapping mined diamonds for lab-grown ones. Diamond Foundry says within the next 5 years, it will produce 10 million carats per year, and not just for jewelry. Diamond has huge implications in cloud computing, 5G, 6G technologies, AI, and electric cars. Even De Beers got in on the ये वाला पॉइंट नोट करके रखो अपने पास. अभी जो नेक्स्ट आपका जो डायमंड है, इट्स यूज्ड इन 5G, 6G, अपकमिंग 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे भी डायमंड की यूटिलाइजेशन है, क्योंकि लेजर लाइट की बेंडिंग, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है जो डायमंड पूरी करता है. इस वजह से भी ये एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, लैब ग्रोन डायमंड्स. The action and launched a lab-grown brand in 2018. So, what will happen to diamond mines? Global production fell to 111 million carats in 2020. That's because major mines are closing, like this one that was famous for its pink diamonds. And the controversy around supply chain transparency and the legacy of conflict is something mining companies are still trying to escape, especially as studies show that younger consumers care more about ethics. But experts say diamond mining shouldn't be written off just yet. This is an important source of livelihood, but I think in order for African countries to benefit, they should clean up their act so that the natural diamonds can compete with the lab-grown diamonds. And diamond jewelry remains popular. Even sales that dipped in 2020 are back in full force. This year, we're already looking at probably around $94, $95 billion. So, whether they're mined from the earth or grown in a lab, diamonds haven't yet lost their shine. So now you know, next time you want to go buy a diamond jewelry, just think of this. ठीक है, लेने का फायदा है या लैब ग्रोन ही ले ले, क्योंकि अल्टीमेटली कोई फर्क तो पड़ता नहीं. Chemically, hardness, physical properties, refractive index, everything is going to be the same. It is just your mind you have to make up. Okay. So apparently diamonds can be created. There are another carbon allotropes, that is fullerenes. They are another class of carbon allotropes, जो आपने अभी ऊपर दिखा. 60 तक carbon atoms इकट्ठे join किए जा सकते हैं, and they form fullerene. And the first one to be identified is C60. It is looking like football, जो आपने ऊपर दिखा image. A versatile nature of carbon. Carbon की कुछ अलग-अलग properties हैं. So the nature of carbon compounds whose formulae are known was estimated to be about 3 million. इतने अलग-अलग तरह के कार्बन कंपाउंड्स हैं. किसी भी और एलिमेंट के इतने कंपाउंड्स नहीं बनते जितने कार्बन के बनते हैं. The nature of covalent bond enables carbon to form large number of compounds. हर तरह की चीज के साथ शेयरिंग हो सकती है, गिव एंड टेक कुछ चीजों के साथ हो सकता है. तो ये चीज याद रखना, इसकी वजह से कार्बन की काफी कंपाउंड्स बनते हैं. Now, carbon has the unique ability to form bonds with another carbon atom, giving rise to large molecules. This property is called as catenation. जो मैंने बोला ना कि कार्बन 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 ऐसे लॉन्ग चेन्स बन सकते हैं n नंबर ऑफ टाइम, इनफाइनाइटली लॉन्ग. हमारे डीएनए आरएनए में भी ऐसी चेन्स हैं, ठीक है. और एंड इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर्स आल्सो. So this particular property is called catenation. Long chains, it can form branches, it can circulate and
you know, be like this. जैसे हमने अभी बेंजीन, पेंटेन, even like this. किसी भी तरह से it can be there. So these compounds may have long chains of carbon, branched chains of carbons, and or even carbon atoms arranged in a ring format. So in addition, carbon atoms may be linked by single, double or triple bonds. जैसे हमने अभी देखा alkanes, alkenes और alkynes. जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स. सुना ना, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स. तो सैचुरेटेड फैट्स का मतलब होता है कि वो एल्केन्स हैं, उसमें सिर्फ कार्बन के ऐसे सिंगल बॉन्ड्स. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सुना होगा, है ना, यूफा, मूफा, पूफा सुनते रहते हो आप. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. फैटी एसिड, फैट किसको बोलते हैं? इसको फैट बोलते हैं. कार्बन 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 कार्बन, दिस एंटायर चेन, दिस इज फैट. ठीक है. एंड एसिड किसको बोलते हैं? आमतौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आमतौर पे जो मिलेगा. ठीक है. तो एंड ऑफ द लाइन कहीं पे ये ग्रुप लगा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड. फाइन. Fine. Now the carbon-carbon bond is very strong and hence stable, but they are at the same point of time they can be reactive as per requirement. Silicon forms compounds with hydrogen which have chains up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive. कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वो बहुत ज्यादा कैटनेशन नहीं कर सकता. जर्मेनियम में 2-3 तक कैटनेशन होती है, टिन के अंदर कोई कैटनेशन नहीं है. ऐसे है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये उसका कार्बन का पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप है, कार्बन ग्रुप बोलते हैं. तो कार्बन में कैटनेशन है अनलिमिटेड, जितनी मर्जी होती रहे. सिलिकॉन के अंदर 7-8, जर्मेनियम के अंदर 2 बस, टिन के अंदर 0, लेड के अंदर 0. लेड आपस में कंबाइन नहीं कर सकते. उसका कारण है कि बहुत बड़े साइज के अंदर, तो इनको अपने आप को ऐसे होल्ड करना बहुत मुश्किल है लॉन्ग चेन्स के अंदर. Then tetravalency. This is another factor why you have so many carbon compounds. That is, one carbon atom is able to bond with 4 other molecules or elements. Okay. Then one other reason for formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold a shared pair of electrons strongly. Bonds formed by elements having larger atoms are much weaker. क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना. आप सोचो, लेड इतना बड़ा और ऊपर से एक और लेड इतना बड़ा, आपस में ये होल्ड ही नहीं कर पाएंगे बॉन्ड, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. तो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में अट्रैक्शन नहीं बन पाती उतनी, उधर ही सेटिस्फाइड है वो. ठीक है. सो यू कवर अप टिल हियर टुडे. कल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्दर कंटिन्यू करेंगे. तो हमने देखा कि 2 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, टेट्रावैलेंसी और कैटनेशन. इनकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बना पाता है. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो वैरायटीज हैं, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या क्या होता है, विल कंटिन्यू टुमारो. फाइन.